सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर सरला पंड्या, कार्यवाहक प्राचार्य श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा। आज हम इस वीडियो में तृतीय वर्ष कला में हिंदी साहित्य की द्वितीय प्रश्न पत्र की पुस्तक निबंध चयनिका निबंध संग्रह के 8वें निबंध काव्यबिंब स्वरूप और प्रकार का अध्ययन करेंगे। इस निबंध के निबंधकार डॉक्टर नगेंद्र हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की समीक्षा पद्धति पर निबंध लिखने वाले आलोचकों में डॉक्टर नगेंद्र का स्थान मूर्धन्य पर है। इन्होंने अपना साहित्यिक जीवन यद्यपि काव्य रचना से आरंभ किया, तथापि इनका क्षेत्र मुख्यतः आलोचना ही रहा है। भारतीय और पाश्चात्य समीक्षा सिद्धांतों का तुलनात्मक अध्ययन और काव्यशास्त्र की नए ढंग से व्याख्या नगेंद्र जी ने जिस मनोयोग और गांभीर्य के साथ प्रस्तुत की है, वह हिंदी आलोचना में प्रायः देखने को नहीं मिलती है। उनके निबंधों में गंभीर चिंतन और विश्लेषणशीलता की सहज स्थितियाँ देखी जा सकती हैं। डॉक्टर नगेंद्र की व्यावहारिक समीक्षा का क्षेत्र पर्याप्त व्यापक रहा है। सिद्धांतिक और व्यावहारिक समीक्षा संबंधी निबंधों के साथ साथ उन्होंने कतिपय साहित्यकारों के संस्मरण भी लिखे हैं। यात्रा संबंधी निबंध भी नगेंद्र जी की लेखनी से निसृत हुए हैं। विचार और प्रवाह, आस्था के चरण, विचार और वितर्क जैसे संग्रहों में इनके निबंधों को देखा जा सकता है। डॉक्टर नगेंद्र की निबंध शैली की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उनके निबंधों में शैलीगत वैविध्य दिखाई देता है। भाषा अत्यंत परिष्कृत, गंभीर और विषयानुरूप है। इनके समीक्षात्मक और विचारात्मक निबंधों की प्रशंसा बाबू गुलाब राय ने भी की है। उनके अनुसार समीक्षात्मक निबंधों में गंभीर चिंतन अपने वैज्ञानिक क्रम के साथ मिलेगा। मननशीलता के साथ मौलिकता इनके समीक्षात्मक निबंधों की विभूति है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि डॉक्टर नगेंद्र आधुनिक युग के प्रमुख निबंधकार हैं। उनका यह जो निबंध है काव्यबिंब स्वरूप और प्रकार, उसके बारे में चर्चा करते हुए संपादक महोदय ने लिखा है कि संकलित निबंध में डॉक्टर नगेंद्र ने बिंब के अर्थ स्वरूप का विवेचन करने के साथ साथ उनके प्रमुख प्रकारों का विश्लेषण भी किया है। बिंब शब्द को विश्लेषित करने से पूर्व लेखक ने बिंब के स्वरूप विश्लेषण पर पड़े पाश्चात्य प्रभावों की ओर संकेत करते हुए लिखा है कि दुर्भाग्य से बिंब के स्वरूप विश्लेषण में इतने विविध दृष्टिकोण और प्रविधि भेद उलझ गए हैं, उस पर अलंकार शास्त्र के अतिरिक्त मनोविज्ञान, तत्व शास्त्र, पुराण विद्या, समाज विज्ञान आदि इतने अधिक अनुशासनों का आक्रमण हुआ है और उसका स्वरूप इतना अस्थिर, जटिल, व्यापक एवं अमूर्त बन गया है कि बिंब इमेज की सही इमेज जिज्ञासु के मन में स्पष्ट नहीं हो पाती है। नगेंद्र जी ने इमेज के पर्यायरूप में बिंब शब्द का प्रयोग उचित माना है और साथ ही बिंब को एक प्रकार का चित्र माना है। यह चित्र किसी पदार्थ के साथ विभिन्न इंद्रियों के सन्निकर्ष से प्रमाता के चित्त में उद्बुद्ध हो जाता है। निबंध के अंतर्गत सामान्य बिंब और काव्य बिंब का अंतर, बिंब के अन्य समान काव्य उपकरणों के साथ संबंध विश्लेषण भी किया गया है। तो उसके प्रकारों का विवेचन, निरूपण भी चिंतन की ठोस भूमिका पर किया गया है। सरल, संश्लिष्ट, खंडित बिंबों का विवेचन करते हुए लेखक ने व्यावहारिक दृष्टि से बिंबों के 5 वर्ग बनाए हैं। समूचा निबंध लेखक के गंभीर और संतुलित चिंतन का परिणाम है। इस प्रकार से काव्य बिंब स्वरूप और प्रकार निबंध में डॉक्टर नगेंद्र ने बिंब के विविध आयामों, इसका अर्थ, स्वरूप, परिभाषाओं और इसके मूल स्वरूप का वर्णन किया है। तो इस निबंध का अध्ययन हम प्रारंभ करते हैं। तो निबंध के प्रारंभ में डॉक्टर नगेंद्र ने काव्यबिंब के अर्थ, स्वरूप एवं स्थितियों पर प्रकाश डालते हुए बताया है कि काव्य कला के संदर्भ में बिंब का प्रयोग आधुनिक ही है और यह अंग्रेजी शब्द इमेज का पर्याय है। पश्चिम का आधुनिक काव्यशास्त्र इमेज बिंब को काव्य का अनिवार्य माध्यम, उपकरण मानता है। उपकरण ही नहीं वरन वह काव्य क्रियाकल्प का अनिवार्य अंग है। इस प्रकार से उन्होंने कहा है कि जो कला की सर्जना है,   है                                                                                                                                                                                                            व  स्तुतः बिंब रचना का ही नाम है।
स्वभावतः पश्चिम की भाषाओं के आलोचना शास्त्र में काव्य बिंब का अत्यंत सूक्ष्म, विस्तृत एवं वैविध्यपूर्ण विवेचन हुआ है। केवल अंग्रेजी में ही अनेक ग्रंथ उपलब्ध हैं जिनमें काव्य बिंब के अंतरंग और बहिरंग रूपों के सूक्ष्म और सर्वांग विवेचन का प्रयत्न किया गया है। परंतु दुर्भाग्य से बिंब के स्वरूप विश्लेषण में इतने विविध दृष्टिकोण और प्रविधि भेद उलझ गए हैं। इस पर अलंकार शास्त्र के अतिरिक्त मनोविज्ञान, धृतत्व शास्त्र, पुराण विद्या, समाज विज्ञान आदि इतने अधिक अनुशासनों का आक्रमण हुआ है और उसका स्वरूप इतना अस्थिर, जटिल, व्यापक एवं अमूर्त बन गया है कि बिंब का स्पष्ट बिंब इमेज की सही इमेज जिज्ञासु के मन में स्पष्ट नहीं हो पाती है। लेखक ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए यह निबंध लिखा है और इस निबंध के प्रारंभ में उन्होंने बिंब के अर्थ को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि बिंब का अर्थ स्पष्ट करने के लिए वास्तव में इमेज के ही शब्दार्थ की व्याख्या अपेक्षित है, क्योंकि प्रस्तुत संदर्भ में बिंब स्वतंत्र का मौलिक शब्द न होकर इमेज का हिंदी रूपांतर है। उन्होंने अंग्रेजी के विभिन्न प्रमाणिक कोशों के आधार पर बिंब की जो परिभाषा है उसको बताया है। जैसे कि शॉर्टर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार किसी पदार्थ का मनश्चित्र या मानसी प्रतिकृति। उसी प्रकार से चैम्बर्स 28th सेंचुरी डिक्शनरी में बताया है कि कल्पना अथवा स्मृति में उपस्थित चित्र अथवा प्रतिकृति जिसका चाक्षुष होना अनिवार्य नहीं है। इसी प्रकार से वेबस्टर्स 3rd न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी में उन्होंने बताया है कि किसी व्यक्ति या पदार्थ की प्रतिकृति। इसी प्रकार से वेबस्टर्स 3rd न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी में मूर्त और दृश्य प्रत्यांकन बताया गया है। और इसी प्रकार से एक पदार्थ के लिए किसी ऐसे मूर्त अथवा अमूर्त पदार्थ का प्रयोग जो उसके अत्यधिक समान हो अथवा उसे व्यंजित करता हो, जैसे मृत्यु के लिए निद्रा का प्रयोग। मनोविज्ञान में इमेज से अभिप्राय किसी ऐसे प्रत्यक्ष अनुभव की स्मृति से है जिसका परवर्ती अनुभव के द्वारा रूपांतर हो जाता है और उनमें अंतर मनोवैज्ञानिक तथा बहिर्मनोवैज्ञानिक उद्दीपन द्वारा उद्बुद्ध एवं रागात्मक तत्व अंतर्भुक्त रहते हैं। यह संग्राहक यंत्र पर अंकित उद्दीपक पदार्थ का प्रतिच्छवि का पर्याय है। इस प्रकार से इमेज के पर्याय रूप में बिंब का प्रयोग सामान्यतः ठीक ही है और प्रस्तुत लेख में हम इसका इमेज के अर्थ में ही प्रयोग करेंगे। काव्य बिंब को भी उसी प्रकार से परिभाषित किया है और पश्चिम के आलोचकों ने अपने अपने दृष्टिकोण से जो परिभाषाएं दी हैं वो भी इस प्रकार से हैं। द पोएटिक इमेज 8म संस्करण सी डे लिविस पृष्ठ 19 पर लिखते हैं कि काव्य बिंब एक प्रकार का भावगर्भित शब्द चित्र है। इसी प्रकार से सुजान के लेंगर बिंब इंद्रिय माध्यम द्वारा आध्यात्मिक अथवा बौद्धिक सत्यों तक पहुँचने का मार्ग है। वेले ने कहा है कि बिंब किसी अमूर्त विचार अथवा भावना की पुनर्निर्मिति है। टी ह्यूम ने बिंब पदार्थों के आंतरिक सादृश्य की अभिव्यक्ति है। इसी प्रकार से बिंब के बारे में जो वर्णन किया गया है लेखक ने, वो पाश्चात्य आलोचकों ने जो इसकी परिभाषा दी है उसका वर्णन किया है। तो लेखक के अनुसार बिंब के विषय में निम्न धारणाएं दिखाई देती हैं जो कि निम्न प्रकार से हैं। बिंब पदार्थ नहीं वरन उसकी प्रतिकृति या प्रतिच्छवि है, मूल सृष्टि नहीं पुनः सृष्टि है। दूसरा, बिंब एक प्रकार का चित्र है जो किसी पदार्थ के साथ विभिन्न इंद्रियों के सन्निकर्ष से प्रमाता के चित्त में उद्बुद्ध हो जाता है। पदार्थ के साथ हमारी इंद्रियों का सन्निकर्ष प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों रूपों में होता है। प्रत्यक्ष सन्निकर्ष में इंद्रियों की क्रिया मुख्य रहती है, परोक्ष सन्निकर्ष में कल्पना का योगदान प्रमुख हो जाता है, यद्यपि इंद्रियां भी गौण रूप में सक्रिय रहती हैं। इस प्रकार से बिंब का मूल विषय मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार का हो सकता है, अर्थात पदार्थ का भी बिंब हो सकता है और गुण का भी, किंतु उसका अपना रूप मूर्त ही होता है, अमूर्त बिंब नहीं होता। जिन बिंबों को अमूर्त माना जाता है वे अचाक्षुष होते हैं, अगोचर नहीं। काव्य बिंब दूसरी कोटि के ही बिंब हैं जो उद्दीपक पदार्थ की अनुपस्थिति में कल्पना के द्वारा उद्बुद्ध होते हैं, जिनमें इंद्रिय तत्व परोक्ष रूप से विद्यमान रहता है। इस प्रकार से काव्य बिंब का भी उन्होंने पूरा वर्णन किया है। और आगे उन्होंने बताया है कि काव्य बिंब का माध्यम शब्द अर्थ है
यूँ तो प्रत्येक सार्थक शब्द में कोई बिंब निहित रहता है। वास्तव में प्रत्येक अर्थ का एक बिंब होता है, पर उसका इंद्रिय या गोचर रूप में निरंतर प्रयोग से घिस जाता है। इसलिए काव्य के लिए सामान्य प्रयोग के शब्द अधिक उपयोगी नहीं रहते और कवि को अपनी समृद्ध भावना तथा कल्पना के द्वारा इन बिंबों को फिर से उभारना पड़ता है या शब्दों को नए बिंबों से गर्भित करना पड़ता है। यही भाषा का भाव कल्पनात्मक प्रयोग है। संस्कृत साहित्य शास्त्र की लक्षण और व्यंजना इसी कल्पनात्मक प्रयोग के माध्यम उपकरण हैं। सामान्य बिंब से काव्य बिंब में यह भेद होता है कि इसका निर्माण सक्रिय या सृजनात्मक कल्पना से होता है और इसके मूल में राग की प्रेरणा अनिवार्यतः रहती है। लेखक कहते हैं कि इस प्रकार काव्य बिंब शब्दार्थ के माध्यम से कल्पना द्वारा निर्मित एक ऐसी मानस छवि है जिसके मूल में भाव की प्रेरणा रहती है। आगे लेखक ने आचार तत्व का वर्णन करते हुए लिखा है कि आचार तत्व काव्य बिंब का प्रेरक तत्व है। भाव के संस्पर्श के बिना काव्य बिंब का अस्तित्व संभव नहीं है। लेविस ने उसे अनिवार्य माना है और ठीक ही माना है। काव्य बिंब स्वभावतः सामान्य बिंब की अपेक्षा अधिक रंगमय और समृद्ध होता है और उसे रंग या समृद्धि भाव से ही प्राप्त होती है। इसका निर्माण सक्रिय या सृजनात्मक कल्पना से होता है। स्मृति या निष्क्रिय कल्पना का भी उपयोग उसमें रहता है, पर वह उपकरण के रूप में ही रहती है। इस प्रकार सृजनात्मक कल्पना काव्य बिंब का कारण तत्व है और इंद्रिय अनुभव उसके मूल उपकरण तत्व हैं। सामान्यतः प्रत्येक ज्ञानेंद्रिय का अनुभव एक प्रकार का बिंब उद्भूत करना है, फिर भी चक्षु का योगदान सर्वाधिक रहता है। लेखक ने यहाँ पर नेत्रों का या चक्षु देखने की जो क्रिया है या प्रक्रिया है उसका वर्णन लेखक ने बताया है कि बिंब का विधान अनिवार्यतः मूर्त ही होता है। चूँकि इंद्रिय अनुभव से चाक्षुक अनुभव रूप सर्वाधिक मूर्त होता है, अतः बिंब में रूप तत्व का प्राधान्य रहता है। शब्द, स्पर्श, रस और गंध के भी अपने अपने बिंब होते हैं और प्राय उन्हें भी रूप का आधार लेना पड़ जाता है। यही कारण है कि साम्य के समस्त रूपों में सादृश्य का महत्व सबसे अधिक है और अलंकार तंत्र का अधिकांश सादृश्य पर आश्रित है। यहाँ तक तो हुई काव्य बिंब के मानव स्वरूप की बात, पर अपने परिणत रूप में काव्य शब्दार्थमय होता है, अतः काव्य बिंब भी शब्दार्थ सार्थक शब्द के माध्यम से मूर्त रूप धारण करता है। यूँ कहना चाहिए कि सार्थक शब्द ही वह उपकरण सामग्री है जिसमें बिंब का मूर्त रूप प्रकट होता है। इस सार्थक शब्द का भी अपना एक बिंब होता है जो काव्य बिंब से स्वतंत्र होता है। इस प्रकार से लेखक ने काव्य बिंब का वर्णन करते हुए उसके विभिन्न आधारभूत स्थितियों का वर्णन किया है जिसके द्वारा काव्य बिंब का निर्माण होता है और काव्य बिंब को हम क्या कह सकते हैं। काव्य के अनेक उपकरण हैं जिनका बिंब के साथ निकट संबंध है। इस साम्य विषय में के उद्घाटन में बिंब का स्वरूप स्पष्ट करने में सहायता मिलेगी। साम्य वैषम्य बिंब का दूसरी जो शब्द शक्तियाँ हैं, अलंकार हैं, उपमाएँ हैं, उनके साथ में किस प्रकार का संबंध है इसे भी लेखक ने स्पष्ट किया है और बताया है कि उनका भी आपस में साम्य और जो वैषम्य है वह दिखाई देता है। कहीं पर साम्य दिखाई देता है तो कहीं वैषम्य दिखाई देता है। सबसे पूर्व लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ को लीजिए। लक्षण और व्यंजना दोनों ही बिंब का विधान करती है। प्रत्येक लक्ष्यार्थ एक प्रकार का बिंब होता है। गंगा पर घर में पर के लक्ष्यार्थ से तीरवर्ती घर के निकट्य का बिंब अनायास ही उभर आता है। इसी प्रकार सामने देखा खड़ा था, अस्थि पंजर एक, या आंचल में है दूध और आँखों में पानी, लक्षणा के ये सभी प्रयोग बिंब रूप हैं। दुर्बलता के आधिक्य को जो अपने आप में एक अमूर्त धारणा है अस्थिपंजर के बिंब द्वारा मूर्त किया गया है। वात्सल्य के लिए आंचल के दूत और विरह के लिए आँखों में पानी आंसू का बिंब प्रयुक्त किया गया है। इसी प्रकार से लक्षण द्वारा व्युत्पन्न अर्थ प्राय बिंब रूप ही होता है, अतः लक्षणा बिंब योजना का अत्यंत समर्थ उपकरण है, उसमें संदेह नहीं है। इस प्रकार से लेखक ने इसके साथ में जो साम्यता है उसका वर्णन किया है। आगे लेखक ने उपमान और प्रतिमान के साथ में बिंब का जो संबंध है उसको स्पष्ट किया है। वे लिखते हैं कि उपमान और प्रतीक के साथ भी बिंब का घनिष्ठ संबंध है। उपमान बिंब रचना का साधन है। सादृश्य विधान उपमान की सहायता से होता है। प्रत्येक उपमान का अपना बिंब होता है जो उद्दिष्ट अर्थ
अनुभूति या विचार को मूर्तित करने में सहायक होता है। बिंब विधान के अनेक उपकरणों में से उपमान एक अत्यंत उपयोगी उपकरण लेखक ने माना है। प्रतीक एक प्रकार से रूढ़ उपमान का ही दूसरा नाम है। जब उपमान स्वतंत्र न रहकर पदार्थ विशेष के लिए रूढ़ हो जाता है तो वो प्रतीक बन जाता है। इस प्रकार प्रत्येक प्रतीक अपने मूल रूप में उपमान होता है। धीरे धीरे उसका बिंब रूप या चित्र रूप संचरणशील न रहकर स्थिर या अचल हो जाता है। अतः प्रतीक एक प्रकार का अचल बिंब है जिसके आयाम सिमट कर अपने भीतर बंद हो जाते हैं। इस प्रकार से लेखक ने उपमान और प्रतीक को भी काव्य बिंब का सहयोगी माना है। इसमें भी पूरा साम्य दिखाया गया है। इसी बात को लेखक ने आगे अलंकारों के साथ में जोड़ते हुए कहा है कि अलंकार और बिंब का संबंध और भी गहरा है। यहाँ तक कि अलंकार विधान और बिंब विधान दोनों प्राय अप्रस्तुत विधान के वाचक और परस्पर समानार्थक बन जाते हैं। फिर भी अलंकार और बिंब में भेद है। यह ठीक है कि दोनों अभिव्यंजना के उपकरण हैं और दोनों के कर्तव्य कर्म प्रायः समान हैं, परंतु अलंकार की परिधि व्यापक है। बिंब का क्षेत्र औपम्य साम्य मूलक अलंकारों तक ही सीमित है। विरोध में भी साम्य का विपरीत रूप होने से विरोधमूलक अलंकारों में भी बिंब की कल्पना की जा सकती है, किंतु इनके अतिरिक्त भी रचनानुक्रम श्लेष आदि पर आश्रित अनेक अलंकार रह जाते हैं जिनमें बिंब की कल्पना नहीं की जा सकती जब तक कि बिंब की व्याप्ति अर्थ मात्र तक न मान ली जाए। अंत में लेखक ने कहा है कि काव्यशास्त्र में प्रयुक्त कुछ और धारणाएं भी हैं जो बिंब के निकट हैं, जैसे कल्पकथा, मिथ, रूपक, मेटाफर, अन्योक्ति रूपक, एलिगरी आदि। इनके अतिरिक्त एक और धारणा है सहजानुभूति, इंट्यूशन, जो क्रोचे के सौंदर्य दर्शन का मूल आधार है। इसे भी लेखक ने बिंब के निकट माना है। इनमें से सहानुभूति वास्तव में आत्मा की वह क्रिया है जो बिंब का उत्पादन करती है। किसी भी पदार्थ की सहजानुभूति मनुष्य को बिंब रूप में ही होती है। अतः क्रिया रूप में सहजानुभूति और बिंब में अभेद संबंध है। यद्यपि मूलतः सहजानुभूति और बिंब में उत्पादक उत्पाद्य संबंध है। रूपक लक्षणा के प्रयोग का ही पर्याय है जिसका विवेचन हम अभी कर चुके हैं। यह बिंब का साधन है। अन्योक्ति, रूपक और कल्पकथा संश्लिष्ट प्रबंध के विशेष प्रकार हैं। अमूर्त सिद्धांत या विचारधारा को मूर्त रूप देने के लिए जिस श्रृंखलित या निबद्ध बिंब विधान की सृष्टि की जाती है वही अन्योक्ति रूपक है। जब इस प्रकार के बिंब जनजीवन के विश्वास के अंग बन जाते हैं, गल्प न रहकर तथ्य प्रतीत होने लगते हैं, तो वे पूरा कथा का रूप धारण कर लेते हैं। इस प्रकार से बिंब के माध्यम से किस प्रकार से प्राचीन कथाएं या पुरा कथाओं का वर्णन होता है, इसका वर्णन भी लेखक ने किया है कि जो बिंब हैं वो ही जनजीवन व विश्वास के अंग बन जाते हैं और धीरे धीरे पुरा कथा के रूप में स्थापित हो जाते हैं। इसलिए अन्योक्ति रूपक और कल्पकथा या पुरा कथा निश्चय ही बिंब प्रकार है। एक में कल्पना के साथ विचार और कल्पकथा या पुरा कथा निश्चय ही बिंब के प्रकार हैं। एक में कल्पना के साथ विचार का और दूसरे में विश्वास का अनिवार्य आधार होने से इसका स्वरूप सामान्य बिंब से विशिष्ट हो जाता है। इस प्रकार से यह अध्याय पूरा होता है जिसमें कि लेखक ने, यह निबंध पूरा होता है जिसमें कि लेखक ने काव्य बिंब के स्वरूप और प्रकार और इसकी विभिन्न स्थितियों का वर्णन किया है कि किस प्रकार से एक सरल सहज काव्य बिंब भी काव्य को समझने में इतना सहयोगी रहता है और आगे यही बिंब जब सबके विश्वास का आधार बन जाता है तो वह पूरा कथा भी बन जाता है। लेखक ने काव्य बिंब के अर्थ, स्वरूप और इसके विभिन्न प्रकारों पर और साम्य वैषम्य पर प्रकाश डालते हुए इस निबंध की रचना की है। धन्यवाद।